हाँ, तो हाउस प्रॉपर्टी का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन होगा कि हाउस प्रॉपर्टी का सीए इंटर की बुक से तीसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, ये होगा कि डीम्ड टू बी लेट आउट, ओके? डीम्ड टू बी लेट आउट। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं समझाया था, आप समझ लीजिए, ये क्वेश्चन से ज़्यादा समझ आएगा आपको, ठीक है? डीम्ड टू बी लेट आउट का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स ने कहा है, इनकम टैक्स ने कहा है कि आप एक ओनर मैक्सिमम 2 हाउस ओन कर सकते हैं, ठीक है? एक ओनर मैक्सिमम 2 हाउस ओन कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास 2 से ज़्यादा घर है, तो गवर्नमेंट वो तीसरा घर को लेट आउट मान लेगा। अगर आपने लेट आउट नहीं भी किया होगा, तब भी गवर्नमेंट उसे डीम्ड टू बी लेट आउट मान लेगा। डीम्ड मतलब मानना, गवर्नमेंट उसे मान लेगा कि वो तीसरा घर लेट आउट है, समझा? तो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट समझिए क्या होता है। आप एक टैक्स प्रैक्टिशनर है, आपको टैक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, तो आपने एक ऑफिस खोलकर बैठा है, ठीक है? आपने एक ऑफिस खोलकर बैठा है। अब क्या हुआ, एक आदमी आया आपके पास, एक आदमी चलते चलते आपके पास आया, आके आपको कह रहे हैं कि मेरा पास 3 हाउसेस है। कितना हाउसेस है? 3 हाउसेस है। तो मुझे क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? आपने क्या कहेंगे? आपने इनकम टैक्स का बुक उठाया, उधर आपने देखा कि एक आदमी मैक्सिमम 2 हाउसेस ओन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस बंदा के पास कितना घर है? 3 हाउसेस है। तो गवर्नमेंट क्या कह रहा है, अगर किसी के पास 2 से ज़्यादा घर है, तो किसी एक को तो हम डीम टू बी लेट आउट मान ही लेंगे, और रेंट पर है ऐसा हम मान ही लेंगे। तो आपने क्या कहा उससे? आपने उससे कहा किसी एक घर को तो आपको किसी एक घर का ऊपर आपको तो टैक्स देना ही होगा। ये बंदा समझ गया, किसी एक घर का ऊपर टैक्स तो देना ही होगा, समझा? तो आप क्वेश्चन आता है कि आप कौन सा हाउस का ऊपर टैक्स देंगे, ये आपको फाइंड करना होगा। क्या बोला? कौन सा कौन सा घर का ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो आप क्या चाहेंगे? आप एक अकाउंटेंट होकर के, मतलब टैक्स प्रैक्टिशनर होकर के, आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि आप क्लाइंट का ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हो। आप क्या करेंगे? क्लाइंट का मैक्सिमम बेनिफिट दे देना। आपका काम ही है क्लाइंट को मैक्सिमम बेनिफिट देना। अगर आपने क्लाइंट का ज़्यादा टैक्स बचा लिया, तो ही तो क्लाइंट आपको ज़्यादा पैसा देगा ना। आपका पास क्लाइंट क्यों आएगा? क्लाइंट तो खुद भी कर सकता है। क्लाइंट आपका पास आता है, आपको क्लाइंट का टैक्स बचाना है, जितना ज़्यादा हो सकता है टैक्स बचाना है, ठीक है? तो टैक्स को बचाने के लिए आपको कुछ प्लान करना पड़ेगा। आप टैक्स को रिड्यूस करने के लिए आपको कुछ प्लान करना पड़ेगा। प्लान क्या करना होगा? प्लान करना होगा कि कौन सा घर घर को हमने लेट आउट दिखाना है। जो घर का जिस घर का आपको टैक्स कम आएगा, उसी घर को तो आप रेंट पर दिखाओगे, है ना? जिस घर का आपको टैक्स कम आएगा, उस घर को ही आप लेट आउट दिखाना है, और दूसरा घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाना है। यही आपका काम होगा, ठीक है? तो अब एक क्वेश्चन का जरिए समझना, ठीक है? एक क्वेश्चन का जरिए समझना। देखिए ये वाला क्वेश्चन,
ये सी इंटर का बुक्स का ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो देखिए, गणेश हैज़ 3 हाउसेस, इसका पास 3 हाउसेस है, इसका मतलब किसी एक घर को इसे रेंट पर दिखाना ही होगा। रेंट इसको नहीं मिलता है, तब भी उसे रेंट रेंट पर दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑल ऑफ व्हिच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, सारी घर एक खुद रह रहे सारी घर में, ठीक है। हो सकता है कि इसका गेस्ट हाउस हो। द पार्टिकुलर ऑफ द हाउसेस ऑफ प्रीवियस ईयर 21-20 एज अंडर, ठीक है। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3। आँख खोल के देखिए, किसी घर का आपको रेंट मतलब रेंट रिसिप्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सारी घर पर एक खुद रह रहा है, इसलिए आपको रेंट रिसिप्ट तो मिलेगा ही नहीं, एनुअल रेंट भी आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया, फेयर रेंट दिया, स्टैंडर्ड रेंट भी दिया, डेट ऑफ कॉम्प्लीशन ऑफ परचेस ए 1999 को खरीदा और ये 31 मार्च 2002 को और ये 1 अप्रैल 2015 को खरीदा, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना परसेंट किया, ये किसका ऊपर होगा, म्यूनिसिपल वैल्यू का ऊपर ही होगा ये वाला। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर में जो सेकंड हाउस है इसको रिपेयर करने के लिए 55,000 इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। और क्या किया, इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर ऑन मनी बोरोड इन अप्रैल 2015 फॉर परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए तो इधर क्या दिया हुआ है, ये जो तीसरा घर है, ये तीसरा घर को खरीदने के लिए जो लोन लिया वो लोन अभी तक पेड नहीं हुआ, तो करंट ईयर में भी इसका इंटरेस्ट आ गया 1,75,000। सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन आपको दिया है, ठीक है। और इससे आपको निकलना है कि कौन सा घर को अपने रेंट पर दिखाओगे, ठीक है। कौन सा घर को आप रेंट पर दिखाओगे, इससे क्या होगा, इससे जो घर का रेंट मतलब टैक्स कम निकलेगा उसी घर को आप रेंट पर दिखाओगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेक्निक तो बहुत सारी है, तो पूरा सिंपल टेक्निक कैसे करना है वही हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप एक काम कीजिए, आप सोच लीजिए कि ये तीनों घर लेट आउट पर है, ठीक है। पहला आपका सोचना क्या होगा, तीनों घर लेट आउट पर है, ऐसे तीनों घर का टैक्स कितना होगा, मतलब तीनों घर अगर आपका लेट आउट है तो आपको कितना इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितना आएगा उसे आप पहले निकालो, फिर क्या करना है बताता हूँ, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन किया आपने उससे ही एज इट इज तीनों घरों का ऊपर अप्लाई कर देना, ठीक है। तो कैसे करना है देखते जाइए। हाँ, तो देखिए इधर मैंने क्या किया, फॉर्मेट बनाया। फॉर्मेट बनाने के बाद फॉर्मेट पहले हम एक हाउसेस के लिए बनाते थे, इधर 3 हाउसेस के लिए बनाया, ठीक है। उसके बाद म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट लिख लिया, इधर तो अमाउंट बैठाना होगा, इनमें से जो भी हायर होगा हायर को लिखना पड़ेगा, हायर के साथ स्टैंडर्ड रेंट का कंपेयर करेंगे, जो निकलेगा उससे हम एक्सपेक्टेड रेंट कहेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें अमाउंट को लिखना होगा, ठीक है। तो अमाउंट क्या है, पहले हाउस का अमाउंट कितना है, 3 लाख। म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है, 3 लाख, ठीक है। और फेयर रेंट कितना है, 3,75,000। दूसरा हाउस का कितना है, 3,60,000। और फेयर रेंट कितना है, 2,75,000। तीसरा हाउस का 3,30,000 और फेयर रेंट कितना है, 3,80,000। अब मुझे बताइए कि हाँ, तो अब मुझे बताइए कि इन दोनों में से हायर कौन सा है, इधर तो हायर है 3,60,000
75,000, इधर 3,60,000 और इधर क्या है 3,80,000। अब क्या है, हमें स्टैंडर्ड रेंट लेना है। स्टैंडर्ड रेंट देखिए कितना है, 3,50,000, 3,70,000, 3,75,000। ठीक है, तो 3,50,000, 3,70,000, 3,75,000। अब बताइए इन दोनों में से जो लोअर होगा वही हम लेंगे। लोअर कितना है इधर 3,50,000, इधर लोअर कितना है 3,60,000 और इधर 3,75,000। अब क्वेश्चन आता है कि अब हमें एक्चुअल रेंट, रिसिप्ट और रिसीवेबल एंड एनुअल रेंट वो कितना लेना है, वो तो हमें है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्वेश्चन के अंदर एनुअल रेंट और एक्चुअल रेंट रिसिप्ट और नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम तीनों घर को तो लेट आउट, किसी घर को भी मैंने लेट आउट किया ही नहीं। तीनों घर पर मैं खुद रह रहा हूँ, तो मैं कैसे एनुअल वैल्यू मेरा निकलेगा, है ना। तो एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा, इसलिए क्वेश्चन पर दिया हुआ ही नहीं है। तो अब क्या करना है मुझे, एक्सपेक्टेड रेंट निकला तो जीएवी कैसे निकालूंगा। तो जीएवी निकलने के लिए अगर कुछ है ही नहीं तो हम क्या कहते हैं, हम करते हैं कि इसे ही काट के इसे ही हम लिख देते हैं कि जीएवी। अगर कुछ है ही नहीं तो ये जो वैल्यू है यही तो आएगा ना, तो इसे ही हम जीएवी लिख लेंगे। अब जीएवी से क्या माइनस होता है, जीएवी से माइनस होता है म्यूनिसिपल टैक्स। क्या माइनस होता है, म्यूनिसिपल टैक्स। तो माइनस कर दीजिए म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स है कितना, देखिए पहला हाउस का म्यूनिसिपल है 12%, सेकेंड हाउस का 8%, थर्ड हाउस का 6%। ठीक है, 12%, 8%, 6% किसका ऊपर होगा, म्यूनिसिपल वैल्यू का ऊपर ही होगा। अगर 3 लाख का मैंने 12% निकाला तो कितना आएगा 36,000। 3,60,000 का अगर मैंने 8% निकाला तो कितना आएगा 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.08 मतलब 8%, 28,800। और तीसरा घर का कितना आएगा 3,30,000 इंटू 0.06, 19,800 है ना, 19,800। अब इसे माइनस कर लीजिए तो क्या मिलेगा हमें, एनएवी मिलेगा, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू कितना आएगा, देखिए 3,50,000 में से अगर मैंने 36,000 माइनस कर दी तो कितना आता है 3,14,000। इधर कितना आएगा 3,60,000 में से अगर मैंने 28,800 को माइनस कर दी तो मेरा आएगा 3,31,200। और इधर कितना आएगा 3,75,000 माइनस 19,800 आता है 3,55,200। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, एनएवी। अब बात क्या हुई अब बात हुई कि इंटरेस्ट हमें डिडक्शन मिलेगा, और क्या डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, है ना। तो लिखिए डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इसका ए वाला पार्ट है। मैं क्या कर रहा हूँ समझ तो रहे हो, है ना। मैं कर रहा हूँ क्या, मैंने पहले सोच लिया कि अगर मेरा तीनों हाउस लेट आउट होता तो मेरा वैल्यू क्या निकलता, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तीनों हाउसेस का क्या निकलता, यही मैं पहले कर रहा हूँ। सेकेंड क्या करूँगा वो मैं इसका खत्म होने के बाद ही बताऊँगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना 30%, तो इसका 30% कितना आएगा 3,14,000।
94,200। इसका क्या निकलेगा? 331200 इंटू 0.3, 99360। और इसका 955200 इंटू 0.3, कितना क्या हो गया? 355200 मल्टीप्लाइड बाई 0.3। हाँ, 1,06,560। अब इसका डिफरेंस निकल रही है, कितना आता है। ठीक है। अच्छा, इसका डिफरेंस अभी मत करना, क्योंकि हम बी का तो डिडक्शन अभी तक लिया ही नहीं। बी का डिडक्शन क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन या बोरोइंग कैपिटल, जो भी कहते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमने क्या एज्यूम किया? लेट आउट एज्यूम किया। तो लेट आउट एज्यूम अगर किया तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना छूट मिलेगा? जितना भी हमने पेड किया पूरा का पूरा ही छूट मिलेगा। तो देखिए, पहला हाउस के लिए कुछ भी नहीं। सेकेंड हाउस का कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन कब हुई? एक 31 मार्च 2002। 31 मार्च 2000 का बाद अगर किसी घर का हमने कंस्ट्रक्शन किया तो हम जितना भी पे किया इंटरेस्ट पूरा का पूरा छूट मिल जाता है। ठीक है। लेकिन अगर 2000 का पहले अगर मैंने पे करता तो हमें कितना मिलता? पूरा ही मिलता। क्योंकि घर कंस्ट्रक्शन कब हुई, इस ये तो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। इंटरेस्ट एंड मनी बोरोड फॉर रिपेयर लेट आउट के लिए आप जितना भी करो ना क्यों, पूरा ही का पूरा छूट है। और ये हाउस मैंने किस लिए लिया, ये भी सेम ही है। ठीक है। इसको भी कुछ सोचना ही मत, क्योंकि पूरा लेट आउट है। तो पहला हाउस का कुछ है ही नहीं, सेकेंड हाउस का इसे काटना होगा, इसे माइनस कर देना। एंड इसका कितना? 55,000। और इसका 1,75,000। ठीक है। अब अगर मैं माइनस करूँगा तो मुझे आएगा कितना? मैं करके लिख लेता हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हाँ, तो इसे मैंने लिख लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि 3 कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? 3 कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन? देखिए, आपका काम क्या है? टैक्स बचाना है। टैक्स बचाने के लिए आप किसी भी 3 कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे? अगर आप 1 और 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड रख के तीसरे हाउसेस को अगर आप लेट आउट दिखाएंगे तो एक कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा? सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लीजिए और फर्स्ट हाउस को लेट आउट मान लीजिए। तो देखिए आपका इनकम कितना आता है। और थर्ड कॉम्बिनेशन बनाइए, फर्स्ट एंड सेकेंड को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लीजिए और फर्स्ट और थर्ड को एंड सेकेंड हाउस को आप लेट आउट मान लीजिए। तो आपका क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकलता है। तो उनमें से जो भी लोअर होगा उसे आप उस कॉम्बिनेशन को आप अच्छा कहेंगे, उसी कॉम्बिनेशन पर आप टैक्स देंगे। ठीक है। मैं दो दो क्यों लेता हूँ, क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मेरा 2 हाउस प्रॉपर्टी तक मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकता हूँ। और सेल्फ ऑक्यूपाइड का जीएवी मतलब एक एनएवी कितना आता है? नील आता है ना। 2 हाउसेस का मेरा एनएवी नील आता है, इसलिए मुझे तो लेना ही होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड और किसी एक को मेरा लेट आउट दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन तो लिख दीजिए, कॉम्बिनेशन 1। कॉम्बिनेशन 1 का अंदर हम क्या लेते हैं? हम किसी 2 को चूज कर लीजिए। मैं 1 और 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड 1 एंड दूसरा घर
इन दोनों को मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट मैंने किसको लिया, 3 को लिया। ठीक है, तो पहले लिखिए ऐसे एक कॉलम को क्रिएट कर लीजिए। तो लिखिए पहले हमें क्या लिखना है, पहले हमें लिखता है हाउस नंबर 1। हाउस 1, हाउस 1 क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड। हाउस 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इसका NAV कितना लेंगे हम, नील लेंगे, है ना। तो अब देखिए इधर हमें कोई बेनिफिट हमें क्या मिलता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में से हम म्यूनिसिपल टैक्स माइनस नहीं कर सकते, म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी हमें नहीं मिलता, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन हमें मिलता है, लेकिन पहला हाउस का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, नील, तो हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। अब लिखिए हाउस नंबर 2। हाउस नंबर 2, इस हाउस को भी मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया, है ना। तो इसका हमें NAV कितना मिलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड का NAV हमेशा नील आता है, मैंने आपको बताया नील। इसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं ले सकते, स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते, इंटरेस्ट ऑन लोन का बेनिफिट इसे हम ले सकते हैं, इसे हम ले सकते हैं, लेकिन हम कितना मिलेगा हमें, इनमें से हम डिडक्शन करेंगे, डिडक्शन कितना करेंगे, डिडक्शन करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B हमें कितना मिलेगा, हमने किस पर्पस से लिया पहले देखना पड़ेगा, किस पर्पस से लिया, रिपेयर के लिए। तो रिपेयर के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस अगर आप लोगे, अगर आप रिपेयर के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए लोन लेंगे तो हमें इंटरेस्ट का बेनिफिट कितना मिलता है, 30,000, ओनली ऑन 30,000 मिलता है। लेकिन अगर ये वाला अगर बिजनेस पर्पज से होता तो मुझे कितना मिलता, पूरा का पूरा ही मिल जाता, इसलिए मैंने इधर 55,000 ही लिया, और इधर मैं कितना लूँगा, इधर मैं लूँगा ओनली ऑन 30,000 का बेनिफिट हम ले सकते हैं, समझा। अब हमें क्या करना है, तीसरे हाउस को लेना है, हाउस नंबर 3। हाउस नंबर 3 में एक किस पर्पस के लिए लेंगे, ये लेंगे कि तीसरे हाउस को हम मान लेते हैं डीम टू बी लेट आउट। ठीक है, तीसरे हाउस को हम क्या मान लेंगे, डीम टू बी लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट अगर मान लेंगे तो इसका इधर फिर क्या पूरा कैलकुलेशन करेंगे, नहीं करेंगे, इधर कैलकुलेशन जो करना था हमें उसे तो हम पहले ही बना लिया, तो पहले बना के हमें कितना मिला था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 73,640, है ना। तो इसका किया लेंगे 73,640। तो अब आपको समझ में आया मैंने इसको क्यों बनाया, इसको बनाया कि हर बार मुझे ये वाला कैलकुलेशन ना करना पड़े, ठीक है, इसलिए इसे बना लिया। अब देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको कितना आता है, तो अब देखिए क्या 73,640, इनमें से कितना माइनस होगा, 30,000, तो हमें कितना मिलेगा, 43,640, ये हम क्या लेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ गया। ऐसे ही हमें दूसरा भी करना पड़ेगा, आप कॉम्बिनेशन 2 को कीजिए, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 2 में हम क्या लेंगे, हम दूसरे और तीसरी घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड लेंगे और पहले वाले को हम क्या लेंगे, डीम टू बी लेट आउट लेंगे। ठीक है, तो उसे इधर लिख दीजिए हाउस नंबर कितना 2 एंड हाउस नंबर 3, इसे हम क्या लेंगे,
सेल्फ ऑक्यूपाइड लेंगे एंड हाउस नंबर 1 को हम की लेंगे, लेट आउट लेंगे। ठीक है, तो इसका भी कैलकुलेशन कर लेना। कैसे करेंगे? तो पहले लिखिए हाउस नंबर 2। हाउस नंबर 2 किस पर्पज से यूज हो रहा है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का हमें क्या लेना है? सीधा सीधा एनएवी लेना है। एनएवी कितना लेंगे? नील। तो इसका कोई बेनिफिट मिलेगा? देखिए सेकेंड वाला हाउस है, अगर मैंने एनएवी नील लिया तो इसका कोई बेनिफिट मिलेगा? हमें म्यूनिसिपल टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, 24A का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का तो बेनिफिट मिलेगा ना। कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा। ठीक है, तो एनएवी कितना? एनएवी नील लेस करना डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। डिडक्शन कितना मिलेगा? 30,000 ही मिलेगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। मैंने पे किया 55,000, लेकिन जैसे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हमें कितना मिलेगा? 30,000 ही मिलेगा। अब क्या लेना है? हाउस नंबर 3। हाउस नंबर 3 का एक किस पर्पज से लेंगे हम? ये भी हम सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज से ही लेंगे। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज से लेंगे, तो इसका भी एन ए भी क्या लेंगे? नील। ठीक है, देन इनमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। देखिए इस हाउस का इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कितना दिया? 1,75,000। हमें एक चीज़ बताइए, मुझे मुझे एक चीज़ बताना कि अगर मैंने हाउस नंबर 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड लिया तो इधर इंटरेस्ट का बेनिफिट हमें कितना मिलेगा? इंटरेस्ट का बेनिफिट हमें कितना मिलेगा? ये तो एक 1,75,000 का मैंने इंटरेस्ट पे किया, तो पहले मुझे देखना होगा मैंने इंटरेस्ट किस पर्पस के लिए लिया, किस पर्पस से मैंने इंटरेस्ट लिया। कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन, हाँ। देखिए इधर जो लिखा हुआ है, इंटरेस्ट फॉर करेंट ईयर ऑन मनी बोरोड 1 अप्रैल 2015 फॉर परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए मैंने लोन लिया था। अगर मैंने प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड का, तो हमें इंटरेस्ट का बेनिफिट कितना मिलता है? परचेस हो या कंस्ट्रक्शन हो, अगर 2,000 का बाद लेता है तो बेनिफिट 2 लाख का मिलता है। ठीक है, 1,75,000 तो हमें तो मिलेगा ही, ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है? रेस्ट्रिक्शन है कि दो हाउसेस अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो दोनों को मिला के भी आपको 2 लाख ही मिलेगा। 2 को 4 लाख नहीं मिलेगा, 2 2 4 लाख नहीं मिलेगा। आप दो हाउसेस को मिला के आपको 2 लाख ही मिलता है। तो 1,75,000 में से हमें मिलेगा कितना? देखिए मैंने पहला हाउस के लिए 50,000 मैंने पे 55,000 मैंने पे किया था, लेकिन बेनिफिट कितना मिला? 30,000 का। ठीक है, और दूसरा हाउसेस के लिए और रिमेनिंग कितना बचा हुआ है हमारा? टोटल मैं 2 लाख का ही ले सकता हूँ। टोटल मैं 2 लाख का ही बेनिफिट ले सकता हूँ। 2 लाख में से पहला हाउस किस पर्पज से बना हुआ है? ए जो लोन लिया, ए मैंने लिया किस पर्पज से? रिपेयर के लिए। तो रिपेयर के लिए जितना है इनमें से मैं 30,000 ही ले सकता हूँ। और जो कंस्ट्रक्शन है ये तो 2 लाख का ले सकता था, लेकिन 30,000 पहले मैंने ले लिया, इसलिए अब मैं सिर्फ 1,70,000 ही ले सकता हूँ। ठीक है, तो टोटल मिला के देखिए आपको 2 लाख का ही मिला। अब
ऐसा नहीं कर सकते, इसका 55,000 और रिमेनिंग 1,45,000 इससे आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये वाला जो हाउस है ये आप रिपेयर के लिए लिया है, इसलिए। अगर ये वाला हाउस, ये जो लोन है, ये लोन अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया होता तो आप इधर से 55,000 रिमेनिंग 1,45,000 इधर से ले सकते थे, समझा? तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखिए, आप क्या है, आप है हाउस नंबर 3। हाउस नंबर 3 का हमें क्या मिलेगा? हाउस नंबर 3 किस पर्पज से लेंगे? डीम टू बी लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट। तो हाउस नंबर 3 को देखिए, इसका डीम टू बी लेट आउट वैल्यू कितना आया? 73,640। तो इसे पूरा ही ले लेंगे। इसका इनकम 73,640। तो देखिए हमारा इनकम कितना आया? इनकम आएगा? इनकम नहीं आने वाला। 73,640, इनमें से अगर मैंने 2 लाख का माइनस कर दिया, सॉरी गलती हो गई कि इधर मैंने गलत अमाउंट ले लिया। मैंने तो हाउस नंबर कौन से लिया? 3 नहीं, हाउस नंबर 1 को, हाउस नंबर 1 को, क्योंकि हाउस नंबर 2 को मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड लिया, हाउस नंबर 3 को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड लिया। अब बचा हुआ कौन सा है? बचा हुआ है हाउस नंबर 1, इसको मैंने ले लिया, नहीं लिया, तो इसे ही तो अब मुझे डीम टू बी लेट आउट लेना होगा। तो डीम टू बी लेट आउट कितना लेंगे? 2,19,800। तो देखिए अब कितना बचेगा? 19,800। ठीक है, यही हमारा होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये गया दूसरा कॉम्बिनेशन। आप बताए कि तीसरा कॉम्बिनेशन। हाँ, तो हमें कॉम्बिनेशन 3 को बनाना है। तो कॉम्बिनेशन 3 को हम कैसे बनाएंगे? कॉम्बिनेशन 3 को बनाने के लिए पहले मैंने क्या क्या ले लिया? पहला कॉम्बिनेशन में मैंने हाउस 1 हाउस 2 को ले लिया। दूसरा कॉम्बिनेशन में मैंने हाउस 2 हाउस 3 को ले लिया। अब तीसरे कॉम्बिनेशन में क्या बचा? 1 और 3 को तो एक साथ मैंने नहीं लिया, तो इन दोनों को एक साथ ले लीजिए सेल्फ ऑक्यूपाइड करके। और दूसरा हाउस को, सेकंड हाउस को हमें डीम टू बी लेट आउट लेना होगा। ठीक है, तो लिखना कि हाँ, तो लिखना कि सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड कौन सा? 1 एंड 3 को। ठीक है, और क्या लेंगे? और लेंगे हाउस नंबर 2 जो है, इससे हम क्या लेंगे? डीम टू बी लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट। ठीक है, तो इसका भी एक फॉर्मेट बना लीजिए। देन हाउस नंबर 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड, 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो लिखिए हाउस 1 किस पर्पज से? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो इसका एनएवी, एनएवी क्या लेंगे? नील लेंगे। अब बेनिफिट बचा हुआ है क्या इसका? इसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, लेकिन हाउस नंबर 3 का बेनिफिट है कितना? 1,75,000। ठीक है, अब क्या लिखना है? अब हमें लिखना है कि हाउस 3, हाउस 3 को किस पर्पज से लेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज से लेंगे। तो इसका एनएवी कितना लेंगे? नील। इनमें से क्या होगा? डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बी। कितना मिलेगा?
देखिए ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन 1,75,000 है, ये किस पर्पज से लिया, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया। तो अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लेता है तो हमें 2 लाख तक का मिलता है। तो इधर तो पहला हाउस के लिए तो कुछ हमें मिला ही नहीं, तो दूसरा हाउस के लिए पूरा का पूरा ही मिल जाएगा क्योंकि वो 2 लाख से कम है। तो कितना मिलेगा, 1,75,000। ठीक है, अब क्या लेंगे, हाउस कौन सा लेंगे, दो वाला जो हाउस है, किस पर्पज से लेंगे, डीम्ड टू बी लेट आउट लेंगे। ठीक है, डीम टू बी लेट आउट लेंगे। तो बताइए हमें, मुझे कि दो का इनकम कितना है, 1,76,840, 1,76,840। तो देखिए अब इनकम कितना आया, सिर्फ 1,840, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो तीनों कॉम्बिनेशन हमने कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि इतना कुछ तो हमने किया, लेकिन इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व क्या हुआ। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, हम देखिए पहले अगर मैं एक और दो हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड लेके तीसरा घर को अगर मैंने डीम टू बी लेट आउट लेता तो मुझे 43,640 का ऊपर टैक्स देना पड़ता। अगर मैंने सेकेंड हाउस एंड थर्ड हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड लेके एक वाला कौन सा था, वन, हाउस नंबर 1 को अगर मैंने डीम टू बी लेट आउट लेता तो मुझे 19,800 का ऊपर टैक्स देना पड़ता। अगर मैंने अगर मैंने हाउस नंबर 1 एंड हाउस नंबर 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड लेके हाउस नंबर 2 को अगर मैंने डीम टू बी लेट आउट लिया तो मुझे 1,840 का ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इधर गवर्नमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, गवर्नमेंट क्या कह रहा है, आप किसी भी कॉम्बिनेशन को ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी एक घर को तो आपको लेट आउट मानना ही पड़ेगा। तो इन आदमियों को, तो इस क्लाइंट को मैं क्या बताऊंगा, इस क्लाइंट को मैं बताऊंगा कि आप हाउस नंबर 1 एंड हाउस नंबर 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लीजिए एंड हाउस नंबर 2 को आपका बिजनेस, मतलब आप रेंट पर दिया हुआ है ऐसा दिखाइए, इससे आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो ये क्या हर साल ऐसे ही होगा, हर साल ऐसे नहीं होगा। तो ये वाला ज़्यादा कम, मतलब बहुत कम क्यों हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से। तो नेक्स्ट ईयर फिर से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें क्या करना है, इस क्लाइंट को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ए वाला ही है, जो सबसे कम है वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार खुद से लगाइए तो आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। अगर आप आईसीआई का साइट में जाकर क्वेश्चन डाउनलोड कर लेंगे तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लेके स्टार्ट कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब नेक्स्ट और दो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन कि पार्टीशन वाला। अगर एक घर को मैंने खुद थोड़े सा पार्टीशन में खुद रह रहा हूँ और दूसरे पार्टीशन को अगर मैंने टेनेंट को दे दिया तो मुझे क्या होता, मतलब उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आपको, मतलब उसके ऊपर क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट है कि आ, आपका बिजनेस, अगर आप आपका हाउस प्रॉपर्टी में बिजनेस करते हो तो आपका छूट कैसे मिलता है, वही वो वाला एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बचा हुआ है, इस दोनों का होने के बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। देन यू कैन गो फॉर एनी बुक्स एंड यू कैन सी यू आर द एबल टू complete your chapter. Okay, then it's for enough for today. Okay.